हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के 50 से भी ज़्यादा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। इससे पहले हम हिंदी के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपने वह क्वेश्चन नहीं किया है तो हमारे प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था? नाविक था। क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस देश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? यूरोप के। यूरोप हो जाएगा इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो किस देश के साथ हुई? तुर्की के साथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की। एड्रियानोपुल की संधि तुर्की और रूस के बीच हुई थी। किसके बीच? तुर्की और रूस के बीच। याद रखिएगा, यहाँ पर तुर्की की जगह पर रूस भी हो सकता है। तुर्की और रूस के बीच हुई थी। क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। यह सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप ये सब याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। कौन सा था? ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक था, जो कि एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। फिर आगे क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया है? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। क्लियर है। फिर आगे क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो हो जाएगा इसका आंसर बुर्बो राजवंश। कौन सा? बुर्बो राजवंश। याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान। क्या हो जाएगा? यूनान हो जाएगा। आप सब याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ऑप्शन ए है कार्बोनरी, ऑप्शन बी लाल सेना और ऑप्शन डी डाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कार्बोनरी। क्या हो जाएगा? कार्बोनरी। याद रखिएगा। और कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1810 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1832 में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। क्लियर है। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है कि ओटो को कहाँ का राजा घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान। कहाँ का? यूनान का राजा घोषित किया गया था ओटो को। फिर अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। क्लियर है। फिर कि जॉल्वे राइन थी तो क्या थी? तो एक व्यापारियों की संस्था थी। क्या थी? व्यापारियों की संस्था। और जॉल्वे राइन प्रसा में यह संस्था बनी थी, प्रसा में। क्लियर है। फिर आगे क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। किसने किया? बिस्मार्क ने। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र। क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सीडान का युद्ध। कौन सा? सीडान का युद्ध। याद रखिएगा आप सब। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि हिटेरिया, यहाँ हो जाएगा हिटेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना कहाँ? ओडेसा में हुई। कहाँ हुई? ओडेसा में। याद रखिएगा आप सब। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है, फिर अगला क्वेश्चन है कि जैकोबिन क्लब का सदस्य था। तो जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा टिप्पू सुल्तान।
कौन हो जाएगा? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का। कहाँ का? मैसूर का, याद रखिएगा आप सब। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने किया था। कौन किया था? मेटरनिक ने। वियना सम्मेलन कब हुआ? तो 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में। यह सब आप याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? तो फ्रांस में नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1804 में। और नेपोलियन संहिता कौन लागू किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट ने, याद रखिएगा आप। आगे फिर क्वेश्चन है कि चार्ल्स अल्बर्ट कहाँ का शासक था? तो चार्ल्स अल्बर्ट, यहाँ सर्डिनिया हो जाएगा, सर्डिनिया पिटमाउंट का शासक था, याद रखिएगा आप। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला है कि हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती थी? तो हंगरी की अधिकांश जनता मैग्यार भाषा बोलती थी। कौन? मैग्यार, ऐसे लिखा था, वहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। मैग्यार कौन सी भाषा बोलती थी? मैग्यार। फिर अगला क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो 1815 ईस्वी में। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। और वियना सम्मेलन का अध्यक्ष था मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक, याद रखिएगा। मेटरनिक चांसलर था ऑस्ट्रिया का, याद रखिएगा यह भी। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, यानी 1862। कब हो जाएगा? 1862, याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसे? तुर्की को कहा जाता है, याद रखिएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, तुर्की। फिर आगे क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मेटरनिक यहाँ हो जाएगा। मेटरनिक काल कब से कब तक कहा जाता है? तो 1815 से 1848 तक के काल को मेटरनिक काल कहा जाता है। क्लियर है? यहाँ मेटरनिक काल हो जाएगा, मेजनी काल नहीं, मेटरनिक काल, याद रखिएगा आप, मेटरनिक हो जाएगा। क्लियर है? फिर अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक था। और इसका ही काल 1815 से 1848 तक कहा जाता है, मेटरनिक काल। क्लियर है? फिर अगला है कि बिस्मार्क का जन्म कब हुआ? तो बिस्मार्क का जन्म ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, 1815 ईस्वी में। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है कि बिस्मार्क का जन्म कहाँ हुआ था? बिस्मार्क का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्मार्क का जन्म जर्मनी से में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। आप सब याद रखिएगा, जर्मनी में हुआ था बिस्मार्क का जन्म। फिर अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 में हुआ था। और अगर फुल डेट पूछे तो 15 अगस्त 1769 में। कब? 15 अगस्त 1769 में, याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि फ्रांस में क्रांति का मुख्य कारण क्या था? फ्रांस में क्रांति का मुख्य कारण निरंकुश शासन था। कौन सा शासन था? निरंकुश शासन था। वहां का राजा बहुत ही निरंकुश था। क्लियर? फिर अगला क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष, पहले भी यह क्वेश्चन हो चुका है, मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक था, याद रखिएगा आप, मेटरनिक हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पारित हुआ। कब हुआ? 1707 में। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 1707, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने की थी। किसने? मेजनी ने की थी। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी। और मेजनी का जन्म पूछे तो 1805 में हो जाएगा। 1805 में मेजनी का जन्म हुआ था। क्लियर? फिर अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को ही कहा जाता है। किसे? मेजनी को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने अपनी कूटनीतिज्ञ के बल पर इटली के समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बता दी?
क्या बता दी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काउंट काबूर ने। किसने? काउंट काबूर ने, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि यंग इटली की स्थापना किसने की? तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की थी। किसने? मेजनी ने की थी। अगला फिर क्वेश्चन है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुई थी। चूंकि हम पहले ही क्वेश्चन यह बता चुके हैं कि कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुई थी। फिर आगे क्वेश्चन है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी प्रसा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रसा का शासक था विलियम प्रथम। आगे क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन ने किया था। किसने? नेपोलियन ने। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण सन 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। कब हुआ? 1871 में। और 1871 में ही फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। किसकी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, याद रखिएगा आप सब। फिर आगे क्वेश्चन है कि सेडान का युद्ध कब हुआ? तो सेडान का युद्ध 1870 में हुआ। कब हुआ? सन 1870 में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1870। फिर आगे है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। किसे? यूनान को कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।